नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में बात होगी ईपीएस 95 स्कीम के बारे में। इसे हम बिल्कुल एक कहानी की तरह समझेंगे। इसके बेसिक रूल से लेकर पार्लियामेंट में फिलहाल क्या चल रहा है, सब कुछ कवर करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक सवाल यही आता है कि रिटायरमेंट के बाद इनकम आखिर आती कहाँ से है। बचपन में हम सबके पास एक जादुई गुल्लक यानी एक पिगी बैंक हुआ करती थी, है ना, जिसमें थोड़े थोड़े पैसे जमा होते थे और जरूरत पड़ने पर वो हमेशा काम आती थी। ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल वैसा ही है, एक मैजिक पिगी बैंक जो वर्किंग डेज खत्म होने के बाद हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करती है। इस जायंट पिगी बैंक का ऑफिशियल नाम है एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम या शॉर्ट में ईपीएस 95। ये एक बहुत बड़ा शेयर्ड फंड है। होता क्या है कि एक एम्प्लॉय के मंथली वेज का एक छोटा सा हिस्सा इसमें लगातार सेव होता रहता है और फिर रिटायरमेंट के बाद यही सेविंग्स एक रेगुलर मंथली इनकम यानी पेंशन के रूप में मिलती हैं। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, एक छोटा बच्चा भी समझ जाए। चलिए जल्दी से देख लेते हैं आज हम किन टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला, पेंशन की कहानी। दूसरा, ईपीएस 95 रूल्स एंड एलिजिबिलिटी। तीसरा, हाउ टू कैलकुलेट पेंशन। चौथा, द मिनिमम पेंशन गारंटी। पांचवां, हु बेनिफिट्स फ्रॉम हाइक्स। और आखिर में गवर्नमेंट अपडेट इन पार्लियामेंट। तो शुरू करते हैं पहले और दूसरे हिस्से से, पेंशन की कहानी और ईपीएस 95 रूल्स। इस सिस्टम का हिस्सा बनने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं। स्टेप 1, एम्प्लॉयज को ईपीएस में कंट्रीब्यूट करना होता है और ये कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम 15,000 रुपए तक के वेजेस पर कैलकुलेट होता है। स्टेप 2, कम से कम 10 साल की एलिजिबल सर्विस पूरी करनी होती है। ये एक बहुत ज़रूरी शर्त है। और स्टेप 3, अगर कोई इस सिस्टम में 20 साल की सर्विस पूरी कर लेता है तो उन्हें पूरे 2 साल का बोनस वेटेज मिलता है। एक तरह से ये लंबे समय तक सिस्टम में जुड़े रहने का इनाम है। आगे बढ़ते हैं हिस्सा 3 और 4 पर, कैलकुलेटिंग पेंशन और द मिनिमम गारंटी। अब थोड़ी मैथ मैजिक की बात हो जाए। ईपीएफओ इसी एग्जैक्ट मैथ फॉर्मूला का इस्तेमाल करता है। पेंशनेबल सैलरी को पेंशनेबल सर्विस से मल्टीप्लाई करके 70 से डिवाइड किया जाता है। बस इसी कैलकुलेशन से ये तय होता है कि उस पिगी बैंक से हर महीने कितना पैसा बाहर आएगा। अब इस फॉर्मूला में ये नंबर 70 क्या है? ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। ये वो मैजिक नंबर है जो एक वर्कर के पूरे जीवन के कॉन्ट्रीब्यूशंस को डिवाइड करके उनकी हर महीने की पेंशन निकालता है। पर सोचिए, अगर इस मैथ फॉर्मूले से निकला हुआ जवाब बहुत ही छोटा हो तो क्या होगा। यहाँ एंट्री होती है RS 1000 रुपीज़ की मिनिमम पेंशन की। सरकार एक सेफ्टी नेट बनाती है, यानी अगर कैलकुलेशन से अमाउंट इससे कम भी आए तब भी हर किसी को कम से कम 1000 रुपये की गारंटी तो जरूर मिलेगी। इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी का एवरेज बेसिक पे 5,000 रुपये है और सर्विस ईयर्स 10 हैं, तो फॉर्मूला के हिसाब से उन्हें लगभग 714 रुपये मिलने चाहिए। पर इस मिनिमम रूल के वजह से उन्हें पूरे 1,000 रुपये मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ ध्यान दीजिए, जिनकी पे 7,000 रुपये थी, उनका कैलकुलेटेड अमाउंट पहले से ही 1,000 है, तो उन्हें इस सेफ्टी नेट का अलग से कोई फायदा नहीं दिखता। चलिए अब आते हैं हिस्सा 5 पर, हु बेनिफिट्स फ्रॉम हाइक्स। अगर सरकार फ्यूचर में इस पिगी बैंक की मिनिमम गारंटी बढ़ा दे तो इसका सबसे ज्यादा फायदा आखिर किसे मिलता है? मान लीजिए मिनिमम गारंटी बढ़कर 1,500 रुपये हो जाती है। ऐसे में जिनकी एवरेज बेसिक पे 10,000 रुपये है और सर्विस ईयर्स एग्जैक्टली 10 है, सिर्फ उन्हें इस नई लिमिट का फायदा होगा, क्योंकि उनका बेस कैलकुलेशन 1,429 रुपये था। जिनकी सैलरी 12,000 या उससे ज़्यादा है, वो पहले ही 1,500 के ऊपर हैं, तो उन्हें ऑटोमेटिकली इस हाइक का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसे एक थ्योरेटिकल ₹2,500 मिनिमम पर अप्लाई करके देखते हैं, जहां सर्विस ईयर्स बढ़कर 12 हो गए हैं। अब देखिए, फायदा पाने वालों का दायरा बड़ा हो जाता है। 10,000 और 13,000 एवरेज बेसिक पे वाले दोनों ग्रुप्स को इस हायर लिमिट का फायदा मिलेगा, क्योंकि उनका इनिशियल कैलकुलेशन 2,500 से कम रह गया था। तो यहां से एक बिल्कुल क्लियर पैटर्न समझ आता है। अगर 3,000 रुपये मिनिमम और 14 सर्विस ईयर्स का सिनेरियो देखा जाए, तो 14,000 की सैलरी वालों तक को हाइक का फायदा मिल जाता है। यानी किसी भी हाइक का सबसे बड़ा और डायरेक्ट फायदा हमेशा उन लोगों को होता है जिनकी सैलरी कम होती है और जिनका कॉन्ट्रीब्यूटरी पीरियड थोड़ा छोटा होता है। अब चलते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, नंबर 6, गवर्नमेंट अपडेट इन पार्लियामेंट। मैथ और कैलकुलेशन से बाहर निकलकर एक रियलिटी चेक करते हैं। यहाँ दो बिल्कुल अलग पहलू देखने को मिलते हैं। एक तरफ रिटायरीज हैं जो बढ़ती महंगाई और डेली लिविंग कॉस्ट्स को देखते हुए लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि मिनिमम पेंशन बढ़ाई जाए। कभी कभी तो 7,500 रुपये तक की मांग भी होती है।
दूसरी तरफ सरकार है, जिनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी इस पेंशन फंड की लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी है, ताकि आगे चलकर फंड खाली न हो जाए। इसलिए फिलहाल उन्होंने करंट 1000 रुपये का फ्लोर ही बरकरार रखा है। हम यहाँ किसी एक का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस स्ट्रिक्टली ग्राउंड रियलिटी और फैक्ट्स को समझ रहे हैं। इस पूरे सिस्टम की मजबूरी समझने के लिए लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट बहुत काम का है। उन्होंने क्लियर किया कि EPS 95 एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन डिफाइंड बेनिफिट स्कीम है। इस टेक्निकल टर्म का सिंपल सा मतलब यह है कि पिगी बैंक से उतना ही पैसा बाहर आ सकता है जितना 8.33% एम्प्लॉयर और 1.16% गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस के रूप में मैथ के हिसाब से अंदर गया है। यह बैलेंस बनाए रखना सिस्टम के चलते रहने के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि मिनिमम फ्लोर अभी नहीं बढ़ रहा है, पर सुप्रीम कोर्ट के हायर पेंशन मैंडेट पर बहुत तेजी से काम हुआ है। करीब 15.24 लाख जॉइंट ऑप्शंस की एप्लीकेशंस आई थीं, जिनमें से 99.2% प्रोसेस हो चुकी हैं। जो लोग एलिजिबल हैं उन्हें डिमांड लेटर्स और पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स यानी PPOs जारी किए जा चुके हैं। एक और ध्यान देने वाली बात यह है कि ड्यूज जमा करने के लिए एग्जैक्टली 3 कैलेंडर महीने का वक्त दिया गया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव माइलस्टोन है जो लगभग पूरा हो चुका है। तो आखिर में एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। एक तरफ हायर पेंशन का पेपरवर्क क्लियर हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो रिटायरीज हैं जो आज भी उस 1000 रुपए के मिनिमम आमदनी पर निर्भर हैं। ऐसे में ये बड़ा EPS 95 सिस्टम फंड की फ्यूचर सस्टेनेबिलिटी और आम लोगों की एवरीडे लिविंग कॉस्ट के बीच आगे चलकर आखिर बैलेंस कैसे बनाएगा। ये एक ऐसी चुनौती है जहां कड़ी मैथमेटिक्स और रियल वर्ल्ड लिविंग कॉस्ट दोनों आमने सामने हैं।